Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. In today's video, we are doing the chapter India and her neighbors. This is chapter 2 from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond Part 2. In this video, our focus is only on MCQs and true false. ऑलरेडी इसकी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो उनको भी आप देख लीजिए। लेसन की अच्छे से पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। नीचे दिए गए कंट्रीज में से कौन से कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ सबसे लॉन्ग लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये चाइना है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या नेपाल है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश शेयर से मैसिव वाइंडिंग बॉर्डर विद ईस्टर्न इंडियन स्टेट। जो इंडिया के ईस्ट के स्टेट हैं, आप जानते हैं कि ईस्ट इस साइड है और बांग्लादेश भी इस साइड ही है। तो जो इंडिया के ऊपर जाकर ईस्ट में स्टेट्स हैं उनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है वाइंडिंग और जो मुड़ी हुई है, स्ट्रेचिंग ओवर 4000 किलोमीटर्स, और ये लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज एंड लैंड फीचर सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इनमें से कौन सी वाटर बॉडी या लैंड फीचर है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये पाल्क स्ट्रेट है या फिर सुंदरबंस है या थार डेजर्ट है या अरेबियन सी है। ये है पाल्क स्ट्रेट। द पाल्क स्ट्रेट एक्ट्स एज ए नैरो मैरीटाइम बाउंड्री। ये नैरो मैरीटाइम बाउंड्री है बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। इसका नाम पाल्क स्ट्रेट है। बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू विच नेबरिंग कंट्रीज। बुद्धिज्म इंडिया से कौन से पड़ोस के देशों में पहुंचा। विच इज ऑल्सो रिकग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। वो कंट्री बतानी है आपको जो कि गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस के रूप में भी जानी जाती है। ये भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है या नेपाल है। इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का और लुम्बिनी आज के नेपाल में है, तो इसलिए उनका बर्थ प्लेस नेपाल माना जाएगा। विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री शेयर्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज विद इंडिया। वो कौन सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट का मतलब आप आई थिंक के जानते हो, ये इंडिया है, ये साउथ है और ईस्ट ये वाला है। तो साउथ ईस्ट का कौन सा एशियन कंट्री है जो इंडिया के साथ जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल संबंध है विद द हिंदू एपिक रामायण बीइंग ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स हेरिटेज एंड आर्ट। उनकी हेरिटेज और आर्ट का रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका आंसर है थाईलैंड। चाइना, मालदीव्स, बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमने साथ ही साथ लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी दिया, उसको ध्यान रखिए हम। इन थाईलैंड द रामायण इज नोन एज द रामाकीन। रामाकीन नाम से रामायण को जाना जाता है। एंड देयर हिस्टोरिक कैपिटल अयोध्या, और उनकी हिस्टोरिक ऐतिहासिक कैपिटल अयोध्या, वो अयोध्या के नाम पर है। What does the acronym SAARC stand for in the context of India and her neighbors? Acronym का मतलब होता है जो abbreviated short form होती है। तो ये इंडिया और जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में किसके लिए ये यूज होता है। ये साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन है या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है या सदर्न लिखा है, सॉरी, सदर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
यह साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रिसर्च एंड कॉमर्स है। इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, बी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, सार्क। इट इज ए रीजनल इंटर गवर्नमेंटल से मतलब है जो गवर्नमेंट के बीच में बनी हुई यूनियन है। एस्टेब्लिश इसे बनाया गया था टू प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, डेवलपमेंट एंड टीम वर्क इन साउथ एशिया में दो चीजों को बढ़ावा देने के लिए, विकास डेवलपमेंट और टीम वर्क मिलके काम करें, इसलिए ये बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ सार्क। यहाँ कंट्रीज के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि इन कंट्रीज में से कौन सा सार्क का ऑफिशियल मेंबर है। ये चाइना है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, थाईलैंड है। ये अफगानिस्तान ज्वाइन दिस ग्रुप लेटर। अफगानिस्तान इस ग्रुप में बाद में शामिल हुआ था एज द 8th मेंबर। 8 मेंबर है सार्क के, 8वां अफगानिस्तान है। चाइना एंड म्यांमार आर नॉट पार्ट ऑफ सार्क। चाइना और म्यांमार सार्क का हिस्सा नहीं है। विच नेबरिंग कंट्री इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है जो इंडिया के साउथ वेस्ट में है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ आप जानते हैं कि इंडिया के अगर हम मैप की बात करें तो इंडिया के मैप में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यहाँ बात करिए नॉर्थ वेस्ट की, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो आपको इधर वाली लोकेशन में से बताना है कि कौन सा कंट्री है। ये नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या भूटान है। बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई ऑन इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ये दोनों कंट्री ही इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें दिया नहीं है, तो यहां से आपको केवल पाकिस्तानी सिलेक्ट करना होगा। Which country was known as East Pakistan before it gained independence in 1971? कौन सा कंट्री इंडिपेंडेंस जिसे कि 1971 में आज़ादी मिली, वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। म्यांमार था या अफगानिस्तान था या पाकिस्तान था और या बांग्लादेश था। इसका तो आंसर आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ही पाकिस्तान को अलग करके बनाया गया था। एक्चुअली जब इंडिया में पार्टीशन हुआ तो दो पाकिस्तान थे, एक था पार्ट वेस्ट में, एक था ईस्ट में। जो आप आज पाकिस्तान देखते हैं वो वेस्ट वाला है, और जो ईस्ट वाला है ये 1971 में बन गया बांग्लादेश। ओके, तो इसका आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1971 फॉलोइंग इट्स लिबरेशन वॉर। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल कौन सी है? थिम्पू है, ढाका है, काठमांडू है या इस्लामाबाद है। काठमांडू इज द लार्जेस्ट वैली सिटी। ये सबसे बड़ी वैली में बसा हुआ शहर है काठमांडू। एंड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ अवर नॉर्दर्न नेबर। और नॉर्थ में जो हमारा पड़ोसी है नेपाल, उसकी ये पॉलिटिकल कैपिटल है। विच आइलैंड नेशन is situated to the southwest of the Indian mainland in the Indian Ocean. इंडियन ओशन में वो कौन सा आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट में स्थित है? ये मालदीव्स है। साउथ वेस्ट की बात करिए तो साउथ नीचे और वेस्ट ये वाली साइड हुई, तो इसका मतलब ये इस वाली साइड में होगा इंडिया के। ये मालदीव्स है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस ये नहीं है। द मालदीव्स इज ए मैरीटाइम नेबर। ये ओशन से, सी से जुड़ा हुआ नेशन है इंडिया के साथ। लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ वेस्ट में है, जस्ट बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के बिल्कुल नीचे है। What unique geographic shape gives India a long coastline of about 11,100 kilometers and a central position in the Indian Ocean?
वो कौन सी विशेष ज्योग्राफिकल शेप है, यानी कि या इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो इंडिया को इतनी लंबी, यानी कि 11,100 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन आप जानते हैं, समुद्र का किनारा देती है, और पूरे इंडियन ओशन में सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की। लैंड लॉक शेप है, चारों तरफ लैंड है, वो तो हो ही नहीं सकती। और क्योंकि कोस्ट लाइन की बात हो रही है, पेनिनसुलर शेप क्या होती है, जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। इंडिया की शेप आप जानते हैं कि इस प्रकार की है, और इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, नीचे भी ओशन है, तो ये पेनिनसुला कहलाता है। तो पेनिनसुलर शेप है, सर्कुलर शेप या आर्कीपेलागो शेप। ए पेनिनसुला इज लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स which help India connect easily with maritime neighbors। इसीलिए जो सी से, ओशन से जिनके कनेक्शन है इंडिया के साथ, जो पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे इंडिया सीधे बड़े आसानी से कनेक्ट हो सकता है। विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर? इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है? लैंड की बात हो रही है यहाँ पर, मैरीटाइम की बात नहीं हो रही है। 5, 6, 7 कंट्रीज हैं ये, तो इसका करेक्ट आंसर ये है सी। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद चाइना, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये हो गया 7। विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स ए नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम चाइना एंड नेपाल? वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया के लिए नेचुरल बाउंड्री का काम करती है और इंडिया को चाइना और नेपाल से अलग करती है? ये है हिमालयाज। अरावली नहीं है, वेस्टर्न घाट्स नहीं है, आल्प्स नहीं है। द मैजेस्टिक हिमालयन रेंज, शानदार हिमालयन रेंज, एक्ट्स एज ए ज्योग्राफिकल बैरियर का काम करती है एंड शेप्स द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। और पूरे इंडियन रीजन की क्लाइमेट कैसी रहेगी, बरसात होगी या गर्मी होगी, सर्दी होगी, इसको नया आकार देती है, इसकी रचना करती है। वोट यूनिक पॉलिसी अलाउज citizens of India and Nepal to cross their shared border freely without a passport or visa? वो कौन सी यूनिक पॉलिसी है जो कि बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स को बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन देती है? क्लोज बॉर्डर पॉलिसी या ओपन बॉर्डर पॉलिसी? ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके लिए किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए कोई वीजा की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसी को ओपन बॉर्डर पॉलिसी कहते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर पॉलिसी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजिट पॉलिसी नहीं है। दिस सेटअप इज बेस्ड ऑन द 1950 ट्रीटी। 1950 में एक संधि की गई थी। संधि को ट्रीटी कहते हैं, जो देशों के बीच में संधि होती है ना, उसे ट्रीटी कहते हैं। ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। हेल्पिंग बॉर्डर कम्युनिटीज, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, वो जॉब के लिए, स्कूल्स के लिए, डेली मार्केट के लिए इधर से उधर आ जा सकते हैं। द एंशियंट थाई कल्चरल पीरियड known as Dwaravati gets its name from which Indian city associated with Lord Krishna? वो कौन सा एंशियंट, प्राचीन थाई कल्चरल पीरियड है जिसे द्वारवती कहते हैं और जिसका नाम लॉर्ड कृष्णा के से जुड़े हुए इंडियन शहर से लिया गया है? ये अयोध्या है, मथुरा है, या द्वारका है, या वाराणसी है? आपको पता ही चलो, द्वारवती या द्वारका, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। दिस नेमिंग कन्वेंशन हाईलाइट द हिस्टोरिकल कल्चरल सुपर हाईवेज। ये जो नेम रखने की है, जैसे अयोध्या पर अयोध्या हुआ, द्वारका पर ये द्वारावती हुआ, तो ये इंडिया के जो बड़े प्राचीन समय से हिस्टोरिकल कल्चरल संबंध हैं इन कंट्रीज के साथ, वो सुपर हाईवेज को बताते हैं, लिंकिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और जिससे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया आपस में कनेक्ट होते हैं। वो टाइटल डू द मॉडर्न डे मोनार्क्स ऑफ थाईलैंड यूज? आज के समय में मोनार्क का मतलब होता है किंग।
जो थाईलैंड के किंग्स हैं वो कौन सा टाइटल धारण करते हैं? रिफ्लेक्टिंग डीप एंशियंट इंडियन एपिक कनेक्शन, जिससे कि इनके इंडिया के साथ महाकाव्य काल से ही, रामायण के काल से ही डीप कनेक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, पता चलते हैं। सुल्तान है, रामा है, महाराजा है, एम्परर है, ये राम। द करंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड, जो आज के समय की शासन करने वाली राजाओं का कुल है, वंश है थाईलैंड के, वो ये टाइटल राम यूज करते हैं, किंग रामा 10th, इंस्पायर्ड बाय द रामायण एपिक। और वो इस प्रकार से जो रामायण महाकाव्य है उससे प्रेरित है। विच कंट्री इज एन एक्सटेंडेड मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया, वो कौन सा कंट्री है जो कि इंडिया का एक्सटेंडेड मैरीटाइम, इनके आगे तक बढ़ा हुआ मैरीटाइम नेबर है। मैरीटाइम नेबर का मतलब समझते हैं आप? जिसके साथ सी और ओशन से कनेक्शन है, उससे जुड़ा हुआ है। लोकेटेड अक्रॉस द अंडमान सी, और अंडमान सी से के में वो स्थित है। इवन दो इट शेयर्स नो लैंड बाउंड्री, यद्यपि ये लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर नहीं करता। ये पाकिस्तान है, भूटान है, ये थाईलैंड है और अफगानिस्तान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थाईलैंड। इंडियाज मैरीटाइम नेटवर्क रीच बियॉन्ड इमीडिएट लैंड बॉर्डर्स, इंडिया का जो मैरीटाइम नेटवर्क है यानी कि सी और ओशन से कनेक्टेड नेटवर्क है, वो लैंड बॉर्डर से आगे तक है। टू कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और वो साउथ ईस्ट नेशन एशियन नेशन से कनेक्टेड है सी के द्वारा। वाया का मतलब होता है द्वारा। वो टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस, वो कौन सा शब्द है जो उस प्रोसेस को बताए? वेहर नेबरिंग कंट्रीज पूल रिसोर्सेज टू टैकल शेयर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कि जो आस पड़ोस के देश हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। ये आइसोलेशनिज्म है या नेशनलिज्म है या रीजनलिज्म है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है? इसका करेक्ट आंसर है रीजनलिज्म, यानी कि अपने एरिया को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके लिए आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, इकट्ठा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजनलिज्म प्रमोट्स पीस, रीजनलिज्म पीस, शांति, जॉइंट प्रोग्रेस, मिल के प्रोग्रेस करना, शेयर्ड ग्रोथ अमंग जोग्राफिकली क्लोज नेशन, जो जोग्राफिकली दूसरे के नजदीक नेशन है वहां पर ग्रोथ को, मिलके प्रोग्रेस करने को, शांति को बढ़ावा देने के लिए ये रीजनलिज्म को लाया जाता है, इसको मतलब अपनाया जाता है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान, भूटान की कैपिटल सिटी कौन सी है? अवर पीसफुल हिमालयन नेबर, जो कि हमारा पीसफुल हिमालयन नेबर है। थिम्पू है इसकी कैपिटल, काठमांडू नहीं है, ढाका नहीं है, कोलंबो नहीं है। थिम्पू इज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ भूटान, ये पॉलिटिकल कल्चर दोनों कैपिटल ये थिम्पू। विच शेयर्स क्लोज स्पिरिचुअल एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया, और इंडिया के साथ इसके स्पिरिचुअल कनेक्शन है और डिप्लोमेटिक कनेक्शंस भी हैं। What major factor is mentioned as an obstacle that occasionally slows down or disrupt the smooth functioning of SARC? वो कौन सा मेन फैक्टर है जो कि बाधा के रूप में सार्क के कार्य प्रणाली को, कामकाज को स्लो करता है या उसमें विघ्न डालता है? लैक ऑफ मनी है या लैंग्वेज बैरियर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पॉलिटिकल टेंशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, कभी कभी आपस में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, पॉलिटिकल टेंशन हो जाते हैं, तो इससे सार्क का फंक्शनिंग, सार्क का कामकाज प्रभावित होता है। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये इसका कारण नहीं है। बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट, बायलैटरल क्या होता है? बायलैटरल होता है दो कंट्रीज के बीच में, बिटवीन सर्टेन मेंबर नेशन प्रिवेंट द रीजनल ग्रुप फ्रॉम रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल। अगर कभी भी दो देशों के बीच में कोई मतलब आपसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उससे जो रीजनल ग्रुप हैं वो पूरी जितनी उनकी क्षमता है, पोटेंशियल है, उसका भरपूर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 9 कंट्रीज, इंडिया अपनी लैंड बॉर्डर 9 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, ये फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। मालदीव्स इज ए मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया। मालदीव्स इंडिया का मैरीटाइम नेबर क्या हुआ? जो सी और ओशन से कनेक्टेड है। लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट इन द इंडियन ओशन में ये साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, ये ट्रू है। इट इज एन आइलैंड नेशन, ये आइलैंड है, द्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पोजिशन जस्ट साउथ ऑफ इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके बिल्कुल साउथ में है ये। अंडर द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो 1950 में पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी की गई थी, उसके अनुसार इंडियन एंड नेपाली सिटीजन नीड ए वीजा टू क्रॉस द बॉर्डर। इसमें इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स को वीजा की जरूरत पड़ती है एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए। ये फॉल्स है। द ट्रीटी एस्टेब्लिशेज एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, क्योंकि ये ट्रीटी तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी को स्थापित करती है, अलाउइंग सिटीजन्स टू क्रॉस फ्रीली विदाउट पासपोर्ट और वीजा फॉर वर्क, ट्रेड एंड एजुकेशन, जो अलाउ करता है कि दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के काम के लिए, ट्रेड व्यापार के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। द हिस्टोरिक थाई कैपिटल, जो ऐतिहासिक थाई कैपिटल है अयोध्या, वॉज नेम्ड आफ्टर द एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या। ये जो प्राचीन काल में अयोध्या शहर था इंडिया में, उसके नाम पर है ये नाम। ट्रू है ये। दिस रिफ्लेक्ट द डीप कल्चरल सुपर हाईवेज, ये नाम जो बहुत ही डीप कल्चरल संबंध है, सुपर हाईवेज हैं, उसको दर्शाता है। एंड एपिक कनेक्शंस, और एपिक समय से ही रामायण के जो महाकाव्य लिखा गया जब घटित हुआ तो उस समय से ही कनेक्शन को बताता है, शेयर्ड बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इंडिया से अलग होता है बाय ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर, थोड़े से पानी, एक वाटर बॉडी है उससे, कॉल्ड द इंग्लिश चैनल, और इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। नहीं, ये इंग्लिश चैनल नहीं है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया, बांग्लादेश की सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है भारत के साथ। यस, ड्यू टू इट्स हाईली वाइंडिंग, क्योंकि ये बहुत घुमावदार, इधर उधर को जाके जिगजैग वे में रास्ते हैं, फ्लूड नेचर है। इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल इट्स नेबर्स। चाइना इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नेशन ऑफ सार्क, चाइना सार्क का एक नींव रखने वाला मेंबर है। नो, मेंबर ही नहीं है चाइना, तो चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इट इज एन ईस्ट एशियन कंट्री, ये ईस्ट एशियन कंट्री है, दो इट होल्ड्स एन ऑब्जर्वर स्टेटस, जबकि इसका ऑब्जर्वर वाला स्टेटस है, मेंबर वाला नहीं है। शेयर्ड एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज एनकरेज रीजनलिज्म इन साउथ एशिया, जो आपसी पर्यावरण को लेकर चैलेंजेस हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये साउथ एशिया में रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। जियोग्राफिक प्रॉब्लम, जो जियोग्राफिकल भौगोलिक समस्याएं हैं, डू नॉट रेस्पेक्ट पॉलिटिकल लाइंस, वो पॉलिटिकल उसके सामने चलती कि क्लाउड बस्ट केवल भारत में होगा तो नेपाल में नहीं हो सकता, वो आधा नेपाल में आधा इधर हो सकता है, नदियां एक कंट्री से जाके दूसरे में जा रही हैं, तो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है नेचर के लिए। फोर्सिंग नेबरिंग कंट्रीज टू पूल रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर, इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके मिलजुल के काम करना है इन समस्याओं को हल करने के लिए। मॉडर्न डे मोनार्क ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के जो आज के समय के राजा हैं, यूज द टाइटल सुल्तान ड्यू टू हिस्टोरिकल लिंक्स, हिस्टोरिकल लिंक्स की वजह से सुल्तान ये टाइटल अपने नाम के साथ लगाते हैं। नो, फल दे यूज द टाइटल ड्रामा, जैसे किंग रामा 10, शोइंग द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द रामायण एपिक ऑन देयर हेरिटेज, और इससे उनकी जो हेरिटेज है, विरासत है उस पर भारत के
जो एपिक पीरियड के प्रभाव था वो पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पॉलिटिकल टेंशंस, जो राजनीतिक टेंशंस हैं, बायलैटरल बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, बायलैटरल 2 कंट्रीज के बीच में जो झगड़े हैं, कैन डिसरप्ट द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सार्क, वो सार्क के कार्य प्रणाली को, कामकाज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू। डिसएग्रीमेंट, जो इसमें ये डिस्प्यूट आता है, इसका मतलब असहमति बिटवीन मेंबर कंट्रीज ओकेजनली, जब कभी भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में किसी बात को लेके कोई डिसएग्री मतभेद हो गया, तो उसकी वजह से पूरा ग्रुप में जो रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी है वो रुक जाती हैं। तो आई थिंक कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से, काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।